गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करते हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 9th क्लास के सिविक्स के 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है वो वर्क करता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है किसी भी पार्टिकुलर एरिया को, क्षेत्र को। इसी के अंदर जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी। आप सभी को पता है, सभी क्षेत्रों के अंदर, सभी स्टेट्स के अंदर, लोकसभा के अंदर आप लोगों को कुछ ऐसी सीट्स मिलेंगी जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर कास्ट के या सोशल ग्रुप के लोग ही वहाँ पर नॉमिनी हो सकते हैं, वो वोट जो इलेक्शन है उसको लड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है, ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज के का कॉन्सेप्ट क्या है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हर हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि हर एक पर्सन को राइट मिले कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सके और वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को भी इलेक्ट कर सकते हैं। The constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly. लेकिन जो संविधान बनाने वाले थे वो इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित थे कि जो वीकर सेक्शन है वो पता नहीं अच्छे से खड़े हो पाएंगे कि नहीं, कंपटीशन के अंदर उन्हें एक गुड चांस दिया जाएगा कि नहीं लोकसभा के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर। दे मे नॉट हैव टू रिक्वायर रेशियोस, उनके पास मे बी वो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज ना हो, एजुकेशन ना हो, एंड कंटेंट टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर, और उनके पास वो कंटेंट ना हो जिसके बिहाफ पे वो दूसरों से इलेक्शन क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं, इन दैट हैपन, अगर ऐसा होता है, आवर पार्लियामेंट एंड असेंबली वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ द सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। अगर ऐसा होता है, कैसा होता है कि उनके पास अपने इन्फ्लुएंस नहीं है, उनके पास रिसोर्स नहीं है, तो ऐसे में हमारी जो असेंबली है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उसके अंदर उनकी जो सिग्निफिकेंस वॉइस है या फिर उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाएगा, वो डिप्राइव्ड कर दिया जाएगा। दैट वुड मेक आवर कॉन्स्टिट्यूंसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक। इस तरीके से अगर होता है तो हमारी डेमोक्रेसी कम रिप्रेजेंटेटिव रहेगी और कम लोकतांत्रिक रहेगी। सो द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे, थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर द वीकर सेक्शन। उन्होंने एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर जो वीकर सेक्शन है उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको क्या कर दिया गया, रिजर्व्ड कर दिया गया। सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व्ड फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। कुछ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी उनको रिजर्व्ड कर दिया गया एससीज के लिए और एसटीज के लिए। In the SC reserved constituency, only someone who belong to the scheduled caste can stand for election. ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो SC के अंडर आती थी वहाँ पर उसी शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करने वाले पर्सन खड़े हो सकते हैं, चुनाव के अंदर नॉमिनी हो सकते हैं। Similarly, only those belong to scheduled tribe can contest an election for the constituency reserved for ST. इसी तरीके से जो रिजर्व एसटी कैटेगरी को बिलोंग करने वाले पर्सन हैं वो भी एक स्पेशल जो रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है एसटी के अंदर, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर खड़े हो सकते हैं। आल्दो वो जर्नल के अंदर भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो एसटी के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड है उसके अंदर सिर्फ एसटी पर्सन ही खड़ा हो सकता है। करंटली इन द लोकसभा की अगर हम बात करते हैं आज के दिन, 84 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड 47 फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। 84 सीट्स ऐसी हैं जो रिजर्व की गई हैं एससी के लिए और 47 ऐसी हैं
जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए की गई हैं। दिस नंबर इज इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन, और ये नंबर जो है वो इसी परसेंटेज में है जितना टोटल पॉपुलेशन में उनका शेयर है। Thus the reserved seat for the SC and ST don't take away the legitimate share of any other social group। इस तरीके से जो SC और ST हैं वो किसी भी सोशल ग्रुप का लेजिटिमेट जो शेयर है वो नहीं दे रही, वो सिर्फ उनका खुद का ही शेयर है। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन आर एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। और लोकल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखते हैं तो ये रिजर्वेशन के पैटर्न को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इन मैनी स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर, सीट्स इन रूरल, पंचायत जिसे हम बोलते हैं, एंड अर्बन जिसे हम म्यूनसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशंस बोलते हैं, लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर द अदर बैकवर्ड क्लास। वहाँ पर जो ओबीसी होती हैं उनको, उनके लिए भी रिजर्वेशन आजकल प्रोवाइड किया जा रहा है। एज वेल, जैसा हम लोग देखते हैं, हाउ एवर द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व्ड वेरिड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, लेकिन जो प्रोपोर्शन है रिजर्व सीटों का वो वेरिड करता है, वो कम या ज़्यादा है स्टेटों के अकॉर्डिंग, स्टेट्स के अकॉर्डिंग। किसी में आपको बहुत ज़्यादा रिजर्व मिलेंगी, किसी में बहुत कम रिजर्व मिलेगी। दैट्स बेस्ड ऑन द population proportion of the population only. Similarly, 1/3 of the seat are reserved in the rural and urban local bodies for the women। और सिमिलरली अगर हम देखते हैं रिजर्वेशन का कंसेप्ट, आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि किस तरीके से जो वुमेन्स थी उन लोगों को उनके रिजर्वेशन के लिए कोई भी उनका रिजर्वेशन जो है अभी तक पेंडिंग है, 33% नहीं दिया गया है। लेकिन लोकल बॉडीज़ के अंदर 1/3 मीन्स 33% रिजर्वेशन दे दिया गया है। वोटर्स लिस्ट, अगर इसकी बात करते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर डिसाइडेड, जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिसीजन हो जाता है, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिसाइड हु कैन एंड हु कांट वोट। नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें यही देखना होता है कि कौन ऐसा पर्सन है जो वोट कर सकता है और कौन ऐसा है जो नहीं कर सकता है। दिस डिसीजन कैन बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे, और ये जो डिसीजन है ये पेंडिंग रहता है लास्ट डे तक। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, अगर डेमोक्रेटिक इलेक्शन की हम बात करते हैं, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone। जो लिस्ट होती है कि कौन कौन ऐसा है जो एलिजिबल है, जो वोट डाल सकता है, उसको बहुत टाइम पहले बना लिया जाता है और इलेक्शन के टाइम सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल। इसको इलेक्टोरल रोल बोला जाता है अगर हम ऑफिशियली देखते हैं, और कॉमनली इसको वोटर्स लिस्ट बोला जाता है, आप सभी को भी पता होगा। दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर इट इज लिंक टू द फर्स्ट कंडीशन टू द इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक। और यही वो पहला स्टेप है जो इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक के लिए फर्स्ट कंडीशन है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। Everyone should get an equal opportunity to choose their representative। हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। इन चैप्टर 1 वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं कौन से फिनोमिना को, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को। इन प्रैक्टिस it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value। अगर प्रैक्टिकल में हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को समझते हैं तो उसका मतलब होता है एक वोट, हर एक पर्सन को एक वोट मिलेगा और एक वोट की कीमत इक्वल होगी, एक जैसी होगी। नो वन शुड बी डिनाइड टू द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन। किसी भी पर्सन को हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो वोटिंग का राइट नहीं रखता अगर हमारे पास कोई एक वैलिड रीज़न नहीं है, बहुत सॉलिड रीज़न नहीं है। डिफरेंट सिटीजन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वे। जो पॉपुलेशन है उसमें अलग अलग पर्सन
अलग अलग तरीके से होते हैं। सम आर रिच, कुछ रिच मिलेंगे, सम आर पुअर, कुछ पुअर मिलेंगे, सम आर हाईली एजुकेटेड, कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड मिलेगा, सम आर नॉट, कुछ नहीं मिलेंगे, कोई एजुकेटेड होगा, कोई नहीं होगा, कोई काइंड होगा, कोई नहीं होगा, बट ऑल ऑफ दैम, लेकिन उनमें से अगर हम सबको देखते हैं, आर ह्यूमन बीइंग विद देयर ओन नीड्स एंड विल्स, तो यहाँ पर सभी पर्सन की अलग अलग नीड्स है, अलग अलग उन लोगों के व्यू पॉइंट है। दैट इज़ वाई ऑल ऑफ दैम डिजर्व टू हैव एन इक्वल से इन द डिसीजन दैट अफेक्ट दैम, इसलिए उन सभी के पास इक्वल राइट है, उनके वो इक्वल राइट डिजर्व करते हैं कि डिसीजन मेकिंग में अपना वो पर्सपेक्टिव रख सकें। इन आवर कंट्री, अगर हम अपने कंट्री की बात करते हैं, ऑल द सिटीजन एज 18 ईयर्स एंड अबोव कैन वोट इन एन इलेक्शन, जो भी पर्सन 18 ईयर को क्रॉस कर जाता है उसे वोटिंग का राइट मिल जाता है। एवरी सिटीजन हैड द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हर और हिज और हर कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, हर एक पर्सन को, चाहे वो किसी कास्ट से बिलोंग करता है, किसी रिलीजन से बिलोंग करता है, किसी जेंडर से बिलोंग करता है, सभी को इक्वल राइट दिए जाते हैं उनकी वोटिंग के। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स हु अनसाउंडेड माइंड, कुछ पर्सन जिनके अनसाउंडेड माइंड हैं, जिनके हेल्दी माइंड नहीं है, कैन बी डिनाई द राइट ऑफ वोट, उनको डिनाई किया जा सकता है राइट, जो वोट का राइट है उसके लिए, बट ओनली इन रेयर सिचुएशन, लेकिन ऐसा बहुत रेयर सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर्स लिस्ट, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक एलिजिबल पर्सन का नेम वोटर लिस्ट के अंदर वो पुट करे। As new person attain voting age named are added in the voters list, जो नए पर्सन एलिजिबल होते हैं मीन्स 18 साल को क्रॉस करते हैं, उनको ऐड किया जाता है वोटर्स की लिस्ट के अंदर। नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस और दोज हु आर डेड आर डिलीटेड, और ऐसे पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गए हैं या फिर डेड हो गए हैं, ऐसे पर्सन्स को वोटर लिस्ट से डिलीट किया जाता है। अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 ईयर, कंप्लीट रिवीजन होता है पूरी वोटर लिस्ट का 5 सालों के अंदर या फिर 5 साल के अंतराल के बाद। दिस इज डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट, ये इसीलिए होता है ताकि चीज़ें अप टू डेट रहें, अपडेटेड रहें। In the last few years, a new system of election photo identity card has been introduced. नई जो इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हम इपिक भी बोलते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया गया है। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट, जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है कि सभी जो पर्सन हैं उनका ऐसा वोटर कार्ड वोटर लिस्ट के अंदर छपा हुआ मिल जाए। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गोट आउट टू वोट, और वोटर्स के लिए भी ये रिक्वायर्ड होता है कि वो ऐसे कार्ड को कैरी करें जब वो वोट कास्ट करने के लिए जाए, सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, ऐसे में जो दूसरे लोगों का वोट डाल जाते हैं उसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग, लेकिन कार्ड जो है वो अभी तक वोटिंग के लिए कंपल्सरी नहीं है। फॉर वोटिंग के लिए द वोटर कैन शो मैनी अदर प्रूफ ऑफ ID लाइक राशन कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे में जो वैलिड ID कार्ड होते हैं जैसे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उनको भी वोटर शो कर सकता है व्हेन ही इज गोइंग फॉर कास्टिंग द वोट। नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, अब हम देखते हैं कि कैसे चुनाव होता है, कि कौन चुनाव लड़ेगा, कैसे पता किया जाता है कि कौन लड़ सकता है। हमारे पास तो कभी कोई नहीं आया कि आप चुनाव के अंदर खड़े हो तो हम वोट कर दें। अब हम उस प्रोसेस को समझते हैं। वी नोटेड अबाउट दैट इन द डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस,
आप सभी ने नोट कर लिया होगा अभी तक कि पॉलिटिक्स के अंदर हमारे डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर एक रियल चॉइस होती है हमारे पास। दिस हैपन ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। यह तभी संभव हो सकता है जब किसी के ऊपर किसी तरीके का प्रतिबंध ना लगे कि जब उसे कॉन्टेस्ट करना है किसी इलेक्शन के अंदर। दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड, और यही वो चीज़ है जो हमारा सिस्टम उनको प्रोवाइड किया कर रहा है। एनी वन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन द इलेक्शन। जो कोई वोटर होता है सभी इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट भी हो सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट, डिफरेंस क्या रहेगा? इन ऑर्डर टू बी कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 25 ईयर्स। कैंडिडेट बनने के लिए आपकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। व्हेन इट इज़ ओनली 18 ईयर फॉर बीइंग अ वोटर, लेकिन वोटर बनने के लिए आप सिर्फ 18 ईयर को अटेन करने होने चाहिए। देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिमिनल एट्सेट्रा। यहाँ पर कुछ और रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं जो बेसिकली क्रिमिनल्स पर होते हैं, बट दीज अप्लाइज इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। लेकिन ये चीज़ें बहुत एक्सट्रीम जो केसेज होते हैं वहीं पर अप्लाई की जाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो डिफरेंट पर्सन को अपना कैंडिडेट्स बनाती हैं, उनको अपना सिंबल देती हैं और अपना सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैड टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म। और हर एक पर्सन जो चाहता है कि मैं नॉमिनी हूँ उसे एक नॉमिनी फॉर्म फिल करना होता है एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, और कुछ पैसे उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए देने पड़ते हैं। Recently, a new system of declaration has been introduced on the direction from the Supreme Court. Recently हम लोगों ने देखा एक नया सिस्टम जिसके अंदर डिक्लेरेशन की जाती है कैंडिडेट के द्वारा। ये इंट्रोड्यूस किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन। हर एक पर्सन को एक लीगल डिक्लेरेशन देनी होगी। गिवन फुल डिटेल्स ऑफ, जिसके अंदर सारी की सारी जो नीचे दी गई हैं वो डिटेल्स शो होनी चाहिए। सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, कि किसी भी कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई सीरियस जो क्राइम है वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए। डिटेल ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। ये देखा जाता है कि कितने एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, कितने उनके पास सुविधाएं हैं या फिर कितने उनके पास चल और अचल की संपत्ति है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, और उसके अंदर ये भी मेंशन किया जाता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है किसी भी कैंडिडेट की। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, और उसके बाद इन सारी इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर दिया जाता है, सभी के सामने लेके आया जाता है। This provides an opportunity to the voters to make their decision on the basis of the information provided by the candidates. और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर वोटर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है जिससे वो अपना डिसीजन ले सकें। किस बेस पे? जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स ने प्रोवाइड की है उसी के बेस पे। आगे हम देख रहे हैं बच्चों एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट। ये देखना है, यहाँ पर दिखाया गया है कि क्या क्वालिफ़िकेशन, जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो नेसेसरी रहती है किसी भी पर्सन को नॉमिनी होने के लिए, और अगर हो रही हैं तो क्या ये सही है या गलत। इसके बाद देखिए आप लोगों को एक इलेक्टोरल रोल दिखाया गया है मिजोरम स्टेट का, उसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो अभी हम देखते हैं। दैट सेम इज़ इलेक्शन कैंपेन। आप लोगों को पता होगा इलेक्शन होने से पहले किस तरीके से कैंपेन स्टार्ट की जाती है, उसी को हम देखेंगे इलेक्शन कैंपेन के रूप में। द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इज़ टू गिव पीपल अ चांस टू चॉइस द रिप्रेजेंटेटिव, द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी दे रेफर। सबसे मेन जो पर्पज है इलेक्शन का वो यही है कि लोगों को चॉइस प्रोवाइड करे कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे लेके आ सके, गवर्नमेंट बनाए और उनकी पॉलिसी जो हैं उनको जिसको वो प्रेफर कर रहे हैं उसी को
चांस प्रोवाइड करें। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिसीजन अबाउट हु इज़ द बेटर रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए एक ओपन और फ्री डिसीजन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए जो बता सके कि बेटर रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए कौन है। विच पार्टी विल मेक ए बेटर गवर्नमेंट, कौन सी पार्टी एक बेटर गवर्नमेंट बना सकती है। एंड व्हाट इज़ अ गुड पॉलिसी, और कौन सी पॉलिसी लॉन्ग टर्म में आप लोगों के लिए गुड है। दिस इज़ व्हाट हैपन ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, और ये सब चीज़ें कब होती हैं, इलेक्शन कैंपेन के द्वारा होती हैं। इन आवर कंट्री, अगर हमारे कंट्री की बात हम करते हैं, सच कैंपेन टेक प्लेस फॉर अ 2 वीक पीरियड। ये ऐसी चीज़ें, ऐसे कैंपेन जो हैं वो 2 ईयर पीरियड के बिटवीन में की जाती हैं। बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग, जिसके अंदर फाइनल डेट जो जिस दिन अनाउंस किया जाता है कि चुनाव होगा, और जो फाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स की आती है कब तक, जो लास्ट डेट है मतलब पोलिंग की जो डेट रहेगी उससे पहले तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के अंदर द कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, अपने वोटर्स के कॉन्टैक्ट में जाता है, उनके पास जाता है। पॉलिटिकल लीडर्स, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स, वो बहुत बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज, और इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मोबिलाइज करती हैं, वो बढ़ाने की कोशिश करती हैं देयर सपोर्टर्स, अपने सपोर्टर्स को। दिस इज़ आल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स। और हम ये भी देखते हैं कि ये पर्टिकुलर ऐसा टाइम होता है जब आप लोगों को न्यूज़पेपर के अंदर या फिर न्यूज़ के अंदर, टीवी न्यूज़ जो होती हैं वो आप लोगों को ऐसी डिबेट्स और स्टोरीज से भरी हुई मिल जाएंगी। बट इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली, लेकिन जो कैंपेन है वो सिर्फ 2 वीक का नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ्स बिफोर द एक्चुअली टेक प्लेस। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत टाइम पहले ऐसी चीज़ों को स्टार्ट कर देती हैं, प्रोपेगेंडाज को स्टार्ट कर देती हैं। इन इलेक्शन कैंपेन, अगर हम इलेक्शन कैंपेन्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस द पब्लिक अटेंशन ऑफ द सम बिग इश्यूज। वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक तरीके से अटेंशन गेन करने की कोशिश करती हैं कि जो बड़े इशू हैं उनकी तरफ ध्यान जा सके। दे वांटेड टू अट्रैक्ट द पीपल, the public, so that issues and get them to vote for their party on that basis। वो चाहती हैं कि लोग अट्रैक्ट हो इस तरीके के इश्यूज की तरफ, और इसी आधार पर वो उनकी पार्टी को वोट दे दे। लेट्स लुक एट सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शन। आओ हम कुछ सक्सेसफुल स्लोगन्स को देखते हैं जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अलग अलग इलेक्शन के टाइम में दिए थे। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गिव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। जो कांग्रेस पार्टी ने लीड की थी, जब इंदिरा गांधी जी ने लीड की थी कांग्रेस 1971 के लोकसभा चुनाव के अंदर, तो उनका स्लोगन क्या था, रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ। द पार्टी प्रोमिस टू reorient all the policies of the government to remove poverty from the country। और यहाँ पर ये प्रॉमिस किया गया था कि दोबारा से ओरिएंट कर दिया जाएगा, बना दी जाएंगी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की जिससे कि पॉवर्टी रिमूव हो सके। सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाओ, ये जो स्लोगन है वाज गिवन, तो द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी इन द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1977। जो नेक्स्ट इलेक्शन हुआ था 1977 के अंदर, उसमें जनता पार्टी ने ये स्लोगन दिया था, सेव डेमोक्रेसी। आप सभी को पता है 1975 में क्या हुआ था, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी, और उस इमरजेंसी के अंदर ही जो 5 ईयर ड्यूरेशन होती है उसको 6 ईयर ड्यूरेशन कर दिया गया था। यही रीज़न है
आप लोगों को मिलेगा कि 1971 में इलेक्शन हुए थे और उसके बाद 1976 में जो इलेक्शन होने थे वो 77 में हुए। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जैसे इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया गया तो ऐसे में जनता पार्टी ने अपना स्लोगन जो था उसको बूस्ट अप करके बताया कि हम लोगों को इस तरीके की इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए और हम लोगों को डेमोक्रेसी को सेव करना चाहिए। द पार्टी प्रॉमिस टू अनडू द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड रीस्टोर सिविल लिबर्टी। और पार्टी ने ये भी प्रॉमिस किया कि जो जो चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हैं इमरजेंसी के ड्यूरेशन में उन चीज़ों को रेपल कर दिया जाएगा और रीस्टोर कर दिया जाएगा सिटीजन्स की जो सिविल हैं उनकी लिबर्टी को, सिटीजन्स की लिबर्टी को। द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर। और जो लेफ्ट फ्रंट जिसको हम वामपंथी भी बोलते हैं उनका स्लोगन था कि जो लैंड है वो मजदूरों के लिए होने चाहिए। इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977 के अंदर जो बंगाल के अंदर असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें ये स्लोगन था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस की जो तेलुगु लोग होते हैं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना है। वाज द स्लोगन यूज्ड बाय एन.टी. रामा रॉय। ये जो स्लोगन था एन.टी. रामा रॉय ने यूज़ किया था। द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी, जो तेलुगु देशम पार्टी है इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन इन 1983, जो 1983 में हुए थे उसके अंदर ये स्लोगन दिया गया था। इन डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, इट इज़ द बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन द वे दे वांट टू। अगर हम डेमोक्रेसी की बेस्ट जो चीज़ चाहते हैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लीव कर देना चाहिए, कैंडिडेट को फ्री कर देना चाहिए कि वो अपना इलेक्शन कैंपेन जैसे वो चाहें वैसे कर सकते हैं। बट इट इज़ समथिंग नेसेसरी टू रेगुलेट कैंपेन टू एंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट गेट। और यहाँ पर हमें ये भी इंश्योर करना होगा, रेगुलेट भी करना होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो कैंडिडेट्स हैं फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट, उन्हें एक जैसे और इक्वल और फेयर चांस मिलने चाहिए कंपटीशन के, कम्पीट करने के। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, हमारे इलेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, कोई भी पार्टी या कैंडिडेट ये चीज़ें नहीं कर सकती। ब्राइब द एंड थ्रेटन वोटर्स, किसी भी पर्सन को वो ब्राइब नहीं दे सकती, रिश्वत नहीं दे सकती वोटर को, या फिर उनको धमकी नहीं दे सकती। अपील टू दैम इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, उनको अपील नहीं कर सकती कि आप कास्ट के नाम पे या रिलीजन के नाम पे हमें वोट दो। यूज गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर इलेक्शन कमीशन कैंपेन एंड, और किसी भी तरीके के जो गवर्नमेंट सरकारी जो मशीनरी होती है उसको यूज नहीं कर सकती इलेक्शन कैंपेन के ड्यूरेशन में। स्पेंड मोर देन ₹25 lakh in the constituency of Lok Sabha election and ₹10 lakhs in the constituency in an assembly election। और जो असेंबली इलेक्शन है उसके अंदर 10 lakhs और लोकसभा इलेक्शन के अंदर 25 लाख से ज़्यादा वो स्पेंड नहीं कर सकती। इफ़ दे डू सो, अगर वो ऐसा करती हैं, देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अगर वो इलेक्टेड भी डिक्लेयर हो जाते हैं उसके बाद भी कोर्ट उस चीज़ को रिजेक्ट कर सकता है। इन एडिशन टू द लॉ, अगर हम लॉ को देखते हैं, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ आवर कंट्री हैव अग्रीड टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन। और इलेक्शन कैंपेन का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है सभी पार्टियां उससे अग्री हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, कोई भी पार्टी या पार्टी का कैंडिडेट ये चीज़ें नहीं कर सकता। यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए वो किसी भी वर्शिप के प्लेस को यूज नहीं कर सकता।
यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन एंड किसी भी गवर्नमेंट व्हीकल को, एयरक्राफ्ट को या फिर ऑफिशियल्स को इलेक्शन के अंदर यूज नहीं किया जा सकता। वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड, एक बार अगर अनाउंस कर दिए जाते हैं इलेक्शन, मिनिस्टर शैल नॉट ले फंडामेंटल स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, किसी मिनिस्टर जो हैं वो किसी भी चीज़ का फाउंडेशन स्टोन जो होता है, जिसे हम भूमि पूजन बोलते हैं, किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना बोलते हैं, वो नहीं कर सकता। टेक एनी बिग पॉलिसी, कोई बड़ी पॉलिसी नहीं लेके आ सकता। डिसीजन और मेक एनी प्रोमिस टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज़, और किसी तरीके की पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने का प्रोमिस नहीं कर सकता। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, अब हम देखते हैं लास्ट में जब पोलिंग कास्टिंग होती है उसके बारे में। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज़ द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल, लास्ट जो स्टेज होती है उसके अंदर पोल किया जाता है या फिर कास्ट किया जाता है वोटर्स को। दैट डे इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, इसको यूजुअली इलेक्शन डे के नाम से हम जानते हैं। एवरी पर्सन दोज नेम इज ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू द नियर बाई पोलिंग बूथ, जिसके भी नाम पोलिंग वोटर लिस्ट के अंदर हैं वो अपने नियरेस्ट पोलिंग बूथ के अंदर जाते हैं। सिचुएटिंग यूजुअली इन अ लोकल स्कूल और ए गवर्नमेंट ऑफिस, ये मेनली आप लोगों को लोकल स्कूल के अंदर या ऑफिसेज के अंदर मिलेंगे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, जब बूथ के अंदर जब चला जाता है, द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई हर, उस पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाता है ऑफिशियल्स के द्वारा, मतलब टिक किया जाता है कि हाँ ये वही सेम पर्सन है जिसका आईडी कार्ड या जिसका वोटर कार्ड उसके साथ है। पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर, उसके उंगली के ऊपर एक निशान लगाया जाता है। एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट, और उन्हें अलाउ किया जाता है कि वो अपनी वोट को कास्ट कर सकते हैं। An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth. हर एक कैंडिडेट का एक एक एजेंट आपको पोलिंग बूथ के अंदर मिलेगा। एंड एंश्योर दैट, वो ये एंश्योर करते हैं दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर वे, कि जो वोटिंग है वो एक अच्छे तरीके से हो रही है। यहाँ पर देखो बच्चों, आप लोगों को दिखाया गया है कि कितने तरीके से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं किसी भी इलेक्शन के ऊपर, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। अर्लियर द वोटर यूज द इंडिकेट हु दे वांट टू वोट फॉर द पुटिंग अ स्टैम्प ऑन द बैलेट पेपर। अगर हम पहले की बात करते हैं तो एक बैलेट पेपर होता था जिसके ऊपर स्टैम्प करके वोटर अपनी पसंद के पर्सन को वोट करता था। Ballot paper is a sheet of paper on which the name and the contesting candidate along with the party name and symbol is listed. ये एक ऐसा पेपर होता था जहाँ पर सभी कैंडिडेट्स अपने पार्टी सिंबल के साथ वहाँ पर लोकेटेड होते थे। Nowadays इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम EVM कहते हैं, आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स, आजकल उसके अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं वोट्स। द मशीन शो द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स एंड पार्टी सिंबल, मशीन के ऊपर भी हमें उसी तरीके से शो किए जाते हैं कैंडिडेट्स के नेम और उनके पॉलिटिकल सिंबल। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू हैव देयर ओन सिंबल्स एंड अलॉट बाय इलेक्टोरल ऑफिशियल्स, जो इंडिपेंडेंट सिटीजन्स कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी सिंबल अलॉट किए जाते हैं इलेक्शन ऑफिसर्स के द्वारा। ऑल द वोटर्स हैज टू डू इट इज टू प्रेस द बटन अगेन द नेम ऑफ द कैंडिडेट हु शी वांटेड टू गिव हर वोट, और हर एक पर्सन जो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देना चाहता है उसके सामने वाला बटन उसको दबाना होता है। वंस द पोलिंग इज ओवर, जब पोलिंग ख़त्म हो जाती है, ऑल द EVM आर सील्ड एंड टेकन टू अ सिक्योर प्लेस, सभी EVM को सील कर दिया जाता है और एक सिक्योर प्लेस में उनको ले जाया जाता है। अ फ्यू डे लेटर, कुछ दिनों के बाद, ऑन अ फिक्स से, किसी एक डेट पे, ऑल द EVMs फ्रॉम द
constituency are open and the votes secured and each candidate can count it. और हर एक जो कैंडिडेट है उनकी वोट्स को काउंट किया जाता है. द एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज़ डन प्रॉपरली. और जैसे आप लोगों ने पोलिंग बूथ के अंदर बहुत सारे एजेंट्स देखे थे, उसी वे में यहाँ पर भी बहुत सारे पोलिंग एजेंट्स होते हैं जो ये देखते हैं कि काउंटिंग का जो वर्क है वो प्रॉपरली सही चल रहा है कि नहीं. द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड. जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिली होती हैं उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये विनर है. इन द जर्नल इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी टेक प्लेस एट द सेम टाइम में हर एक जगह पर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो वोट है उनकी काउंटिंग हो जाती है ऑन द सेम डे, हर एक सेम टाइम सेम डे. टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिस इवेंट. और इस इवेंट को रिपोर्ट करते हैं रेडियो वाले, टीवी वाले, न्यूज़पेपर वाले. विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग के कुछ समय के बाद ऑल द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड. जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं एंड इट बिकम क्लियर एज इट हु विल फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट. और ये देख लिया जाता है कि आगे आने वाली जो गवर्नमेंट है वो किसकी रहेगी. आगे हम देखेंगे बच्चों व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक. कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उनको कौन सी ऐसी चीज़ है जो डेमोक्रेटिक बनाती है. आज के लिए बस इतना ही बच्चों. आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना. ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल.